So, hello everyone. I welcome you all. In this discussion, we will be trying to address one of the small topics of the income tax. Although it's small, but for exam purposes, it's quite a big topic. That is the topic of Chapter 6A deductions. और एग्जाम में देखिए हर अटेम्प्ट में ऐसा पक्का ही रहता है कि चैप्टर 6 से डिडक्शंस आएगा. कभी किसी फॉर्म में आता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इसी पे छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है 4-5 नंबर का, या जनरली ये आता है किसी बड़े दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 1 या 2 मार्क का. इस तरीके से ये आता है. तो डेफिनेटली फॉर एग्जाम पर्पजेस वी नीड टू नो दिस चैप्टर 6 से डिडक्शन, लर्न इट बाय हार्ट एंड डेफिनेटली अप्लाई इट इन द एग्जाम सिस्टमैटिकली. और इतने सारे सेक्शंस हैं इसमें, इतने सारे अमाउंट्स हैं, कंडीशंस हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न ही रहता है कि कब कौन सा डिडक्शन मिलेगा, कब कौन सा नहीं मिलेगा. तो वंस इट फॉर ऑल इन आवर डिस्कशन वी विल बी जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज द चैप्टर 6 से डिडक्शंस. माय एडवाइस वुड बी बेसिकली जब भी आप रिवीजन करते हैं तो मेरी 3-4 एडवाइस रहती है जो आप मेरे हर रिवीजन लेक्चर में देखते ही हैं. एक एडवाइस ये रहती है कि इस लेक्चर को आप मल्टीपल टाइम्स देखिए. एक बार नहीं देखना है हमको, मल्टीपल टाइम्स देखिए, 5-6 बार देखिए. दूसरा यह है कि कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रोविज़न को रिपीट करें. जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप भी कहें, या कोशिश करें कि उस चीज़ को बाय हार्ट अपने को रट जाए वो चीज़. तो दूसरी चीज़ है, क्योंकि अपनी कोशिश इस पूरे रिवीजन की यही है कि प्रोविज़न हमको याद होना चाहिए. उसको अप्लाई तो तब कर पाएंगे हम जब प्रोविज़न याद है, और प्रोविज़न याद नहीं रह पाता, इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है इतनी चीज़ों में. तो प्रोविज़न रटना है, उसके लिए डू रिपीटेशंस. प्लस एक चीज़ और है, आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लासेस से आपने पढ़ा है, जो भी बुक है, मॉड्यूल है, आप उस नोट्स को देखें, उसको साथ में रख के बैठें. तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहीं हाथों हाथ रिजॉल्व होती जाएगी. नाउ सी, डिडक्शंस आपको पता होगा 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, जो कोई खर्चा वगैरह करने के लिए होते हैं, ठीक है, लाइक ATC, AT, ट्रिपल सी, ATCCD एक्सेट्रा. और दूसरे होते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शंस, जो बेसिकली इनकम वगैरह कमाने के लिए होते हैं. बेसिकली कॉरपोरेट्स में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शंस. तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, जो कि CA इंटर का कोर टॉपिक है, वो अपना इनिशियल फोकस रहता है, उसको अपन पहले रिवाइज करते हैं. देन विल गो टू दैट इनकम बेस्ड डिडक्शंस. पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हो या इनकम बेस्ड डिडक्शंस, दिस कम्स आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम. तो पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं. 5 हेड्स, क्लबिंग, एग्रीगेशन, सेट ऑफ, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं हम लोग. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये सब करने के बाद जो फिगर आता है वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम. ये ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शन. चैप्टर 6A पार्ट बी होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, और चैप्टर 6A पार्ट सी होता है इनकम बेस्ड डिडक्शंस. सो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस जो चैप्टर 6A पार्ट बी में आता है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस दिए गए हैं. एक एक करके अपन उन सेक्शन को पढ़ते हैं. सबसे पहले हम इस पूरे सेगमेंट का सबसे बड़ा सेक्शन ही पढ़ते हैं, जिसको ATC सेक्शन है, उसी से बात चालू करते हैं. मैं कहता हूं कि एक समुद्र जैसा विशाल सेक्शन है ATC सेक्शन. तो द फर्स्ट वन इन द सीरीज फॉर अस इज ATC. अब देखिए, मैंने अपने नोट्स में ऐसा एक चार्ट बनाया है, तो उसमें से ये सारे सेक्शंस पढ़ाऊंगा. ATC को लेकर अलग से एक फुटनोट में डिस्कशन है, तो वो भी मैं बता देता हूँ. ATC में एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल HUF. तो 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स आर एलिजिबल, इंडिविजुअल HUF. देखिए, बारीकियां वहां हैं जहां पर हम डिटेल में जाते हैं. तो जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल HUF, पर अब कौन सा इंडिविजुअल HUF, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. तो ऑब्वियसली याद रखना है दैट both resident and non-resident are eligible. So who is the eligible assessee? Individual HUF, maybe resident, maybe non-resident, both are eligible. दूसरा आता है, that is what are the types of deductions which are there. तो उनका कहना है various investments. Individual HUF अगर
बहुत लंबी लिस्ट है इन्वेस्टमेंट की, उनमें से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एटीसी का डिडक्शन मिलता है, और एटीसी की मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है कि एटीसी में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू लिस्ट देम आउट। पहला इन्वेस्टमेंट जो एलिजिबल होता है वो होता है LIC प्रीमियम, पेमेंट टू एनी LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज एलिजिबल अंडर एटीसी। बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अगर सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा है एक साल में, तो मान लीजिए सम अश्योर्ड है 5 लाख रुपए और प्रीमियम पेड इज मोर देन 50,000, तो डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000. So there is only one restriction, that the premium cannot exceed more than 10% of sum assured. तो ये हो गया एक चीज, ठीक है, LIC प्रीमियम. So as such there is a limit that the amount is restricted to 10% of sum assured. हालांकि अगर वो डिसेबल्ड है कोई 80DD या 80U में, तो फिर वो 10% की जगह हम देखते हैं 15%, और 2013 के पहले की जो पॉलिसी थी उनमें देखते थे 20%. कुल मिला के क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि अगर प्रीमियम पेड है तो वो एलिजिबल है, पर उस पर रिस्ट्रिक्शन है, अपर लिमिट है, मैक्सिमम प्रीमियम कैन बी अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड. दूसरा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ एलिजिबल है वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. तो जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ही भर रहे हो वो वहाँ एलिजिबल है, पर स्पेसिफिक नाम यहाँ पर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है. तो जो इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो यूनिट लिंक्ड होती है वो भी एलिजिबल है. फिर उसके बाद हो गया तीसरा, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर 80C का डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन का. ये डिस्कशन में मैं आपको कहूंगा कि सैलरी हेड बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड सी द लेक्चर ऑफ सैलरी हेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और यू शुड रिवाइज दैट सैलरी हेड, क्योंकि वहां पर ये सारा डिस्कशन आता है कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसका क्या होता है. तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे 80C का डिडक्शन मिलता है. चौथा आता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी सुपरएनुएशन फंड. सो अपार्ट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, इफ देयर इज एनी अदर सुपरएनुएशन फंड लाइक से अ पेंशन फंड और अ ग्रेच्युटी फंड, तो उस पर 80C का डिडक्शन मिलता है. फिर उसके बाद अगली चीज आती है any contribution of employee to the specified fund. Again it is about the new pension scheme tier 2. तो न्यू पेंशन स्कीम में टीयर 2 में कंट्रीब्यूशन अगर किया जा रहा है, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, तो सबके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए एग्जाम के लिए. उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर न्यू पेंशन स्कीम के टीयर 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एडिशनल अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 80CCD, तो 80CCD की लिमिट के बियॉन्ड का जो पोर्शन है वो यहाँ पर एलिजिबल है. और यहाँ पर कुछ और कंडीशन है, दैट इट शुड बी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 years एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद अ नोटिफाइड स्कीम. अगर ऐसा है तो एडिशनल अमाउंट जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 80C का डिडक्शन मिलेगा. फिर उसके बाद है नोटिफाइड एन्यूटी प्लान ऑफ LIC. तो और भी कोई एन्यूटी प्लान है, पेंशन प्लान है LIC का, तो वो एलिजिबल है. फिर है नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी प्लान. तो अगर नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी प्लान में कंट्रीब्यूशन है तो उस पर 80C का डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट आता है दैट इज कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी प्लान, पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में इफ यू हैव अ कंट्रीब्यूशन फॉर कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी प्लान तो उस पर डिडक्शन मिलेगा 80C का. हालांकि यहाँ पे लिमिट है मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी. ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ देम आपको पता होंगे, और एग्जाम एंगल से यही शब्द अपने को ट्रिगर पॉइंट है. इफ इट इज अ कंट्रीब्यूशन टू नॉन डेफर्ड एन्यूटी प्लान और कम्यूटेबल नॉन कम्यूटेबल प्लान, तो 80C में ये सब एलिजिबल है. फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 80C का डिडक्शन मिलेगा. एंड इंपॉर्टेंटली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी 80C में एलिजिबल होता है, क्योंकि वो भी री इन्वेस्ट हो जाता है 80C के ही इन्वेस्टमेंट्स में. फिर उसके बाद अगला नाम आता है दैट इज UTI. तो UTI या कोई और म्यूचुअल फंड जो नोटिफाइड है, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा. सो दैट इज द अनदर नेम
UTI or any notified mutual fund investment is eligible under ATC. सुकन्या समृद्धि स्कीम, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे ATC का डिडक्शन मिलेगा. आपको ये भी पता होगा कि उस पर रेगुलर इनकम जो होती है वो भी सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होती है. उसके अलावा FD अगर आप शेड्यूल्ड बैंक के साथ करते हो या पोस्ट ऑफिस के साथ करते हो, उसका मिनिमम पीरियड है 5 साल एंड इट इज मेड अंडर अ नोटिफाइड स्कीम. तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. इट शुड बी एन FD with a scheduled bank or a post office. Minimum period is 5 years and it is under a notified scheme. अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो उस FD के इन्वेस्टमेंट पर ATC का डिडक्शन मिलेगा. उसका इंटरेस्ट वगैरह कोई एग्जम्प्ट नहीं होता है, उस पर कोई डिडक्शन नहीं होता है. सिर्फ इनिशियल FD कराना जो है वो ATC में एलिजिबल होता है. उसके बाद अगला नाम यहाँ पर आता है, दैट इज अगेन नोटिफाइड बॉन्ड्स. अभी था नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, अब है नोटिफाइड बॉन्ड्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स. अगेन समवेयर देयर इज ओवरलैपिंग, तो यहाँ भी कोई नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह हैं और इनके ऊपर आपको ATC का डिडक्शन मिलेगा. यहाँ पे NHAI और REC भी आ जाते हैं, जो आपको पता होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिस पर ऑलरेडी 54 EC मिलता है. 54 EC में कैपिटल गेन में री इन्वेस्टमेंट मिलता है. तो ऐसा नहीं कि दोनों ले लोगे आप, 54 EC और ATC एक साथ नहीं मिलता है. तो अगर एक इन्वेस्टमेंट पे आप ऑलरेडी 54 EC ले चुके हो तो उसके ऊपर ATC नहीं मिलता है, ऐसा भी यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा. फिर उसके बाद अगली बात आती है, नाबार्ड के कोई बॉन्ड्स है नोटिफाइड, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो ATC मिल जाएगा. अगला दिया हुआ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा. फिर नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम फॉर होम लोन, तो होम लोन के लिए आप कोई डिपॉजिट स्कीम है सरकार की, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा. फिर एक इंपॉर्टेंट आइटम है कि हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल का रीपेमेंट करोगे तो आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा. अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है, उसमें प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द हाउसिंग लोन है, तो प्रिंसिपल पोर्शन पर आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा. अभी यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि लोन शुड बी टेकन फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ऐसा नहीं कोई दो सोर्स से लोन ले लिया, द लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दैट इज वन ऑफ द कंडीशन. एक कंडीशन ये है दैट द लोन जो है उसका जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रॉपर्टी का, उस समय अगर रीपेमेंट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट है तो उस पर आपको ATC का डिडक्शन नहीं मिलेगा. एक दो बातें और है कि देखो, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल का डिडक्शन तो ATC में मिल जाता है, पर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन ATC में नहीं मिलता है. उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24 में मिल जाता है. प्लस ATEEA में भी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है. ATEEA अपन अभी बात करते हैं. उसके अलावा एक बात और उन्होंने कही है कि लोन लिया है उस पर तो डिडक्शन मिलते ही है प्रिंसिपल पे, उसके अलावा हाउस की जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अदर एक्सपेंसेस है वो भी एलिजिबल होते हैं. तो मान लो अपन ने मकान खरीदा, प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट एलिजिबल है, प्लस साथ में उसकी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा आया वो भी एलिजिबल हो जाता है. और इसी प्रकार से अगर कोई वहाँ सोसाइटी है, उसमें एडमिशन फीस वगैरह ये सब भी है, तो उनका डिडक्शन नहीं मिलता है. ठीक है, मकान खरीदते समय स्टैम्प ड्यूटी लगी वो तो एलिजिबल है, पर वहाँ अपन ने कोई सोसाइटी ज्वाइन की, क्लब ज्वाइन किया या सोसाइटी में मेंबरशिप के कारण मकान अलॉट हुआ, तो वो सब सोसाइटी की जो मेंबरशिप फीस वगैरह है वो एलिजिबल नहीं है. तो छोटी छोटी ये बातें यहाँ दी गई हैं. फिर एक बड़ा अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज ट्यूशन फीस. तो बच्चों की जो ट्यूशन फीस है दैट इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C. और यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन है, आप देखो. एक तो हु इज द एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल, HUF इज नॉट एलिजिबल. दूसरा है स्कूल में जो ट्यूशन फीस दी जा रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह, उसमें जो ट्यूशन फीस दी जा रही है वही एलिजिबल है. तो स्कूल में बाकी नाम से जो पैसा दिया जाता है, डेवलपमेंट फीस, डोनेशन, एनुअल फीस वगैरह वगैरह, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, वो सब एलिजिबल नहीं है. ओनली व्हाट इज एलिजिबल इज ट्यूशन फीस. और ये एजुकेशन जो है बच्चों का, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहीं भी हो,
पर ये इंडिया में होना चाहिए, इट शुड बी इन इंडिया। फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए और 2 बच्चों की लिमिट है। तो असेसी को अपने 2 बच्चों के एजुकेशन की जो फीस है उसके ऊपर एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। तो थिंक अबाउट इट, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर सेक्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत सारे केसेस में आपने खुद ने देखा होगा अपने पर्सनल केस कि पेरेंट्स वगैरह एटीसी का डिडक्शन इस पर लेते हैं। दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ देयर, ठीक है। उसके अलावा अभी ये सारे इन्वेस्टमेंट की लिस्ट तो अपन ने देख ली। अब इनमें से इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स को आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना चाहिए। एलआईसी प्रीमियम, उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीपीएफ एक्सेट्रा। उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट जो पॉपुलर है बहुत, दैट इज एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल से ऊपर की एफडी। उसके अलावा जो और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड बच्चों की ट्यूशन फीस। तो ये गिनती के 5-6 तो बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा भी एक जनरल अपने को आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, कई सारे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं कि हम एफडी करा लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें, एलआईसी प्रीमियम भर दें, तो ये किसके नाम पे करना है? तो ये लिस्ट दी गई है, ये अपने को याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो एलआईसी प्रीमियम कैन बी इन द नेम ऑफ असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। तो मैं खुद का, वाइफ का या बच्चों का इंश्योरेंस करा सकता हूँ। पीपीएफ में खुद का, वाइफ का या बच्चों का भर सकता हूँ। यूलिप में अगेन सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। नॉन commutable deferred annuity plan, assessee, spouse and children, and other deferred annuity plan for government employees that can be for assessee or minor child। और ट्यूशन फीस तो बच्चों की भरनी है। और एचयूएफ के केस में मेंबर के नाम पे ये सारा पैसा दिया जा सकता है। अगर इनका ये सब करते हो इन्वेस्टमेंट तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा सा बारीकी अगेन आती है जब आप थोड़ा डिटेल में सोचते हो। एलआईसी प्रीमियम में मैं खुद का, स्पाउस का और बच्चों का प्रीमियम भर सकता हूँ। स्पाउस और चिल्ड्रन, माइनर, मेजर, डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट कुछ नहीं लिखा है। तो चिल्ड्रन में भी मेजर ऑल्सो तो भी एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा, या स्पाउस में भी नॉन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो तो भी एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ भाई बहन, मदर फादर, उनके लिए एटीसी में एलिजिबिलिटी नहीं है। उनके एलआईसी प्रीमियम, उनका पीपीएफ वगैरह उस पर एलिजिबिलिटी नहीं है। एक ये पॉइंट है जो ज़्यादा काम का नहीं है कि अगर आपने ये सब इन्वेस्टमेंट किया और एक गिवन लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकाल लिया तो वो अच्छा भला मिला हुआ एग्जाम्पशन रीटैक्सेबल हो जाएगा। तो वो रीटैक्सेबिलिटी का एक क्लॉज है कि आपने यूलिप या एलआईसी वगैरह प्रीमियम भरा और उसको 5 साल 2 साल की लिमिट के पहले निकाल लिया तो मिला हुआ एग्जाम्पशन आपका रिवोक हो जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द सेक्शन 80C। अब उसके बाद अगला सेक्शन आता है 80CCC। ये इतना पॉपुलर सेक्शन आज की तारीख में नहीं है, बिकॉज आज की तारीख में ज़्यादातर पेंशन प्लान्स जो हैं दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द न्यू पेंशन स्कीम। एनीवेज, 80CCC की फिलॉसफी है कि अगर कोई पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी एन्यूटी प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर अप्रूव्ड IRDA अप्रूव्ड इंश्योरर, तो अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लेता है, एन्यूटी प्लान, बेसिकली अ पेंशन प्लान, तो उसके ऊपर आपको 80CCC का डिडक्शन मिलेगा। तो जब भी आप कोई पेंशन प्लान लेते हो तो ये देख लेना कि वो किस सेक्शन में एलिजिबल है, 80C या 80CCC या 80CCD। जिस भी सेक्शन में एलिजिबल है वो अल्टीमेटली क्वालिफाई करेगा, एलिजिबल होगा और ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट में आएगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है 80CCD। 80CCD में सब सेक्शन 1 पहला है, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने केस में इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, अगेन पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करता है, न्यू पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है, अगर कोई न्यू पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है टीयर 1, अभी वो 80C में जो आया था वो था टीयर 2, अगर कोई टीयर 1 पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सो इफ देयर इज एन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ पेंशन फंड, न्यू पेंशन फंड, देन इट इज एलिजिबल अंडर 80CCD। 80CCD की लिमिट अगेन है दैट इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख। तो 80C, CCC, CCD सब सेक्शन 1, इन सब की मिला के आप क्लियरली देख सकते हो लिमिट दी गई है 1.5 लाख। तो अगर कोई एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 होता है, सो दैट इज अंडर दैट 80CCD सब सेक्शन 1 which is within the overall limit of 1,50,000।
अगेन यहाँ पर एक इसकी खुद की लिमिट अलग है, वो है 10% ऑफ सैलरी। तो ATCCD में द मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम इज अप टू 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक प्लस CDA, बेसिक प्लस CDA। उसके बाद अगली चीज आती है दैट इज अदर केसेस जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है और खुद का कंट्रीब्यूशन होता है टू द न्यू पेंशन स्कीम, तो आप खुद न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहां पर खुद का कंट्रीब्यूशन एलिजिबल है। अगेन ATCCD की लिमिट में आ जाएगा, वो 1.5 लाख की लिमिट में आ जाएगा। प्लस ATCCD में इसकी इंटरनल लिमिट और है, दैट इज मैक्सिमम इज अप टू 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो उस केस में एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन पर तो ATCCD 1 लग जाएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पर ATCCD 1A लग जाएगा। और ATCCD 1A के अंतर्गत द कंट्रीब्यूशन इज एलिजिबल मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए, जो लोग जॉब में हैं उनका एम्प्लॉई वाला कंट्रीब्यूशन 10% हो गया, एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन 10% हो गया। एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन पे 1.5 लाख की लिमिट लग गई। जो लोग जॉब में नहीं है उनका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख की लिमिट में आ गया, और उस पर 20% की लिमिट लग गई। 10 और 10 तो उनने 20 कर दिया, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब ATCCD 1A में एक चीज और दी गई है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एज सच उसकी लिमिट है 10% ऑफ सैलरी, पर अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी लिमिट 10 की जगह हो जाती है 14% ऑफ सैलरी। So in the case of central government employees, the deduction is up to 14% of salary. उसके बाद आता है ATCCD 1B। तो ATCCD 1B के अंतर्गत दिया हुआ है that in the case of an individual, अगर नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है, तो देखिए वो जो ओवरऑल लिमिट हो गई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या सेल्फ कंट्रीब्यूशन की, वो आ गई ATCCD 1 में। अब वो लिमिट अगर एग्जॉस्ट हो गई आपकी, तो एग्जॉस्ट होने के बाद यू कैन गो फर्दर एंड गेट एडिशनल डिडक्शन अंडर ATCCD 1B। तो मान लो कोई ने कंट्रीब्यूट किया और वो 1.5 लाख की लिमिट या 10% की लिमिट अब बीट हो गई, तो डोंट वरी, यू हैव द एडिशनल लिमिट ऑफ 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन 1.5 लाख के ऊपर आपको मिल रहा है ATCCD 1B में। ठीक है, इस सब के ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, और होपफुली आपने जहाँ भी क्लासेस की होगी इस तरह के सिमिलर एग्जांपल्स यू माइट हैव कम अक्रॉस, कि अलग अलग सिचुएशंस और सिचुएशंस में कुल मिलाकर कितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एलिजिबल होगा, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एलिजिबल होगा, और फर्दर ATCCD 1B में एडिशनल अमाउंट क्या क्वालिफाई करेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो होपफुली आपके पास होंगे, तो वो देख लेने चाहिए सो एज टू गेट एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर रिविजन पर्पसेस। उसके बाद ये C सीरीज हो जाती है, ATC, CCC, CCD। अगला सीरीज आती है D सीरीज। 80D में डिडक्शन मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। नॉट ओनली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी चीजें एलिजिबल है, पर बेसिक थीम ऑफ द सेक्शन इनिशिएटेड सम इयर्स बैक वाज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। हु इज द एलिजिबल असेसी? इंडिविजुअल HUF। ठीक है, इंडिविजुअल HUF मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल HUF। डिडक्शन किस चीज का मिल रहा है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ स्कीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अक्सर ऐसी हेल्थ स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में उनकी जो भी नोटिफाइड हेल्थ स्कीम होती है वो। तो हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन है, या कोई वेरी सीनियर रेसिडेंट वगैरह है उनका ट्रीटमेंट वगैरह आप करा रहे हो। तो बेसिकली इट इज अबाउट contribution to health scheme or any medical insurance premium या treatment in case of very senior residents। उनके केस में अगर आप ये सब कर रहे हो खर्चा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, तो आपको डिडक्शन मिलेगा जितना भी प्रीमियम वगैरह दे रहे हो, मैक्सिमम अप टू ₹25,000। पर ये किसके लिए है? असेसी एंड फैमिली के लिए। सो असेसी एंड फैमिली बेसिकली असेसी, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। द वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट, असेसी, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये फैमिली हो गई। फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25,000 एलिजिबल है। पेरेंट्स मतलब मदर फादर का कंट्रीब्यूशन अलग से 25,000 एलिजिबल है, तो उनका जितना भी आपने प्रीमियम वगैरह भरा अप टू ₹25,000 वो एलिजिबल है। और अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है
असेसी की फैमिली में कोई सीनियर रेसिडेंट है तो उसके लिए अलग से 25,000 का डिडक्शन है, और अगर पेरेंट सीनियर रेसिडेंट है तो उनके लिए अलग से 25,000 का डिडक्शन है। तो असेसी एंड फैमिली 25,000, इनमें कोई सीनियर रेसिडेंट है, सीनियर मतलब 60 साल या उससे ज्यादा, रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है असेसी की फैमिली में तो उसके लिए एडिशनल 25,000, तो 25 प्लस 25, असेसी एंड फैमिली का 50,000 तक मैक्सिमम जा सकता है विद अ सीनियर रेसिडेंट्स। ऐसे ही पेरेंट्स के केस में 25,000 है, और अगर वो सीनियर रेसिडेंट है तो 25 प्लस एडिशनल 25, 50,000 तक पेरेंट्स का जा सकता है। तो 50,000 फैमिली, 50,000 पेरेंट्स, कुल मिला के 1 लाख तक का डिडक्शन इस सेक्शन में मैक्सिमम हो सकता है। तो देयर लिमिट इज बेसिकली 1 लाख रुपीज एज सच, बट वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड है। फैमिली का 25, पेरेंट्स का 25, सीनियर फैमिली अलग से 25, सीनियर पेरेंट्स अलग से 25, जो भी है ये आपके सामने प्रपोजिशन है। कुल मिलाकर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एलिजिबल, not only medical insurance premium but also contribution to health scheme as well as the treatment of very senior citizens. अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं कि देखिए एलिजिबल असेसी तो इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो इंडिविजुअल को किसका प्रीमियम भरना है, असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये तो फैमिली हो गई, असेसी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और पेरेंट्स इनका अलग से नाम लिखा हुआ है, तो इनका प्रीमियम भरने की बात आ रही है। ठीक है, अब आप क्या क्या कर सकते हो, या तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हो, या यू कैन डू अ पेमेंट अंडर अ स्कीम ऑफ IRDA और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एनी अदर नोटिफाइड स्कीम। तो स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, हेल्थ स्कीम में। हेल्थ चेकअप भी एलिजिबल है और ये कैश में भी दे सकते हो, पर इसकी इंटरनल 5,000 की अपर लिमिट है। और चौथा और आखिरी आता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, उसकी लिमिट है 50,000। तो ये चार में से एक कोई भी चीज आप कर सकते हो विच क्वालिफाइज अंडर 80D। HUF के केस में यू कैन डू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने मेंबर का, उसके लिए 80D का डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट 25,000 असेसी एंड फैमिली, पेरेंट्स, और एडिशनल लिमिट अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है तो फैमिली एंड पेरेंट उनके लिए अलग से 25,000। द प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इट शुड बी पेड बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। Contribution to health scheme can be by any mode otherwise than by cash. Treatment can be by any mode otherwise than by cash. पर ये जो health checkup है that can be by cash, उसमें clearly लिखा है it can be by cash. ठीक है, उसके बाद सीनियर वही होता है जैसा मैंने बताया कि एज 60 साल से ऊपर है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद एक चीज और दी गई है कि मान लो आप एक बार में 2-3-4 साल का प्रीमियम भर रहे हो, 4 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया, तो होगा ये कि क्योंकि आपने 4 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया, इस साल आपको एक ही साल के प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा प्रो रेटा बेसिस पे, और अगले सालों में बचे हुए प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हो। सो इफ यू पे द अमाउंट फॉर मोर देन 1 ईयर यू विल गेट अ डिडक्शन ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। अभी एक साल का ले लो, बाद में अगले सालों का लेते रहना। फिर पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, सो द पेमेंट शुड बी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसा क्लियरली लिखा है। एक चीज और लिखी हुई आपको दिखेगी दैट द पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। मैंने बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश, सिर्फ वो हेल्थ चेकअप में इट कैन बी बाय कैश। तो ये हो जाता है सेक्शन 80D। उसके बाद अगला सेक्शन आता है 80DD। 80DD डील्स विद अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और अ रेसिडेंट HUF। देखिए यहां पे क्लियर कट वर्ड लिखा है रेसिडेंट, ये ध्यान रखना, अभी तक के सेक्शन में ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं था। यहां दे आर सेइंग हु इज द एलिजिबल असेसी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और अ रेसिडेंट HUF। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज एलिजिबल, इट इज treatment or nursing of a disabled dependent. So there are two keywords, one is disabled, another is dependent. Disabled वो होता है जो Persons with Disability Act के अंतर्गत disabled होता है, एक होता है disabled जो Persons with Disability Act में disabled होता है, और एक होता है severely disabled. Severely disabled वो होता है जो Persons with Disability Act में 80% या उससे ज्यादा disabled होता है।
तो वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो सीवियरली डिसेबल्ड हो जाता है। डिपेंडेंट मतलब असेसी के फैमिली मेंबर्स, दैट इज स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। तो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है डी डी, ठीक है, 80 डबल डी, सो दैट इज डिसेबल्ड एज वेल एज डिपेंडेंट। तो ये व्यक्ति असेसी पर डिपेंडेंट भी होना चाहिए, ठीक है, और डिसेबल्ड भी होना चाहिए। डिपेंडेंट में फैमिली मेंबर ही आएंगे, दैट इज स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हु आर डिपेंडेंट ऑन द असेसी, और डिसेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। सो अगर कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है तो उसके केस में आपको डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन मिलेगा उसका नर्सिंग केयर, देख रेख वगैरह आप करते होगे, तो आपको स्टैंडर्ड बेसिस पर साल का 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई डिसेबल्ड वगैरह है उसका ध्यान व्यान आप रखते हो तो आपको साल का 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और सीवियरली डिसेबल्ड है तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा, तो उसके लिए ज़्यादा नर्सिंग, ज़्यादा केयर, ज़्यादा दवाइयाँ लग सकती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको साल का स्टैंडर्ड बेसिस पर 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये इस सेक्शन की लिमिट है। कई बार क्वेश्चन में वो दे देते हैं कि साल का 25,000 रुपए खर्च हुआ। मेरा ये कहना है कि कितना भी खर्च हुआ हो, इट डजेंट मैटर, आपको तो स्टैंडर्ड बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। डिसेबल्ड है तो 75,000, 75,000, सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000, ठीक है। अभी इसमें डिसेबिलिटी है या नहीं, हु विल प्रूव इट? तो बेसिकली यू नीड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट डॉक्टर। गवर्नमेंट डॉक्टर या जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर है उनसे सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफाई हो जाएगी। अब उसके बाद इसी का कोरोलरी सेक्शन आता है 80U। अगर असेसी के फैमिली में कोई डिसेबल्ड है तो असेसी को 80 डबल डी मिलेगा, और अगर असेसी खुद ही डिसेबल्ड है तो असेसी को 80U में डिडक्शन मिल सकता है। अगर असेसी डिसेबल्ड है, सेल्फ, ही हिमसेल्फ इज डिसेबल्ड, और ऐसी परिस्थिति में असेसी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, तो असेसी को डिडक्शन मिलेगा 75,000 साल का स्टैंडर्ड बेसिस पे, और अगर सीवियरली डिसेबल्ड है तो डिडक्शन मिलेगा साल का 1,25,000। तो यहां पर डिडक्शन है 75,000 या 1,25,000 स्टैंडर्ड बेसिस पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। हु इज द एलिजिबल असेसी? अगेन रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF। एलिजिबल असेसी इज असेसी हिमसेल्फ हु इज डिसेबल्ड एंड इंडिपेंडेंट, तो उसको डिडक्शन मिलेगा साल का 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000। एक चीज है जो क्लेरिफाई की गई है कि एक व्यक्ति डिसेबल्ड व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दोनों डिडक्शन नहीं ले सकता है। मान लो मैं डिसेबल्ड हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए कोई 80 डबल डी ले ले और मैं खुद 80U ले लूं। इफ आई एम क्लेमिंग 80U, then nobody in my family will get 80 double D for me. If some family member is claiming 80 double D for me, then I will not get 80U. कुल मिला के ये दोनों सेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ऑफ ईच अदर। नहीं तो डिसेबल्ड के लिए उसके माता पिता ने भी डिडक्शन ले लिया, वो खुद भी ले ले, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक व्यक्ति के लिए एक ही व्यक्ति को डिडक्शन मिलेगा, या तो वो खुद ले ले अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो, और डिपेंडेंट है तो जिस पे डिपेंडेंट है उसके केयर टेकर डिडक्शन ले ले। दैट इज द पॉइंट विच इज देयर। अगला सेक्शन आता है 80DDB। दिस सेक्शन इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस। ये वो डिसीजेस हैं जो रूल 11DD में दिए गए हैं। इनके नाम जस्ट फॉर रेफरेंस में आपको बतला देता हूं। ये डिसीजेस की लिस्ट है, और ये डिसीजेस स्पेसिफाइड डिसीजेस है। ये बीमारियां बेसिकली आप देख सकते हो नाम से कि बहुत भयानक बीमारियों की यहां पर बात हो रही है। इन बीमारियों के इलाज के लिए, खर्चे के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस, तो अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कोई स्पेसिफाइड डिसीज हो जाता है तो उस स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए असेसी को डिडक्शन मिलेगा। Again, who is the eligible assessee is a resident individual, resident HUF. अभी पिछले सेक्शन में ये वर्ड नहीं चल रहा था ना रेसिडेंट, पर 80D से 80DD से ये शब्द आ गया रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF. So who is eligible is only resident individual, resident HUF. हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं स्पेसिफाइड डिसीज का, पर ये डिसीज किसको है? असेसी, स्पाउस,
चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। तो इनमें से किसी को भी, असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर डिपेंडेंट ऑन द असेसी, उनको ये बीमारी हो गई, उनकी बीमारी का इलाज कराया जा रहा है, इलाज पे जो खर्चा हो रहा है वो मैक्सिमम अप टू ₹40,000 इज एलिजिबल। और अगर कोई सीनियर रेसिडेंट है तो इलाज पे जो खर्चा किया वो मैक्सिमम अप टू ₹1,00,000 वो एलिजिबल है। तो ये उसकी लिमिट है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लेस, और सीनियर रेसिडेंट के केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1,00,000 विच एवर इज लेस, तो उसके लिए ये डिडक्शन मिलेगा। एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि मान लो कोई इंश्योरेंस भी था तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया उस अमाउंट से डिडक्शन को कम कर दिया जाएगा। डिडक्शन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम मिल गया तो उतने अमाउंट से डिडक्शन को कम कर दिया जाएगा। तो ये 80 DDB में दी हुई छोटी सी बात है। अगली सीरीज आती है 80E। तो पहला सेक्शन यहाँ आता है 80E, 3-4 सेक्शन है 80E, EEA, EEB, लाइक दैट। तो पहला सेक्शन है 80E। E इज अबाउट इंटरेस्ट, बेसिकली ब्याज वगैरह का डिडक्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो पहला है एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल, 80E हु इज द एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल। यहाँ पर ब्याज का डिडक्शन है, ब्याज है लोन पे, ऑब्वियसली लोन काय के लिए लिया है आपने, लोन इज टेकन फॉर हायर एजुकेशन, असेसी हैज टेकन अ लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन या उस पर जो भी लीगली डिपेंडेंट है उनके लिए। तो असेसी ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया ऑफ दीज पर्सन्स। वो हायर एजुकेशन का जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट पर 80E का डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का, कितने साल तक, 8 साल तक। तो 8 सालों तक जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट बनता है दैट इज एलिजिबल। देखिए यहाँ अमाउंट की कोई अपर लिमिट नहीं है कि अमाउंट इतना ही होना चाहिए, यहाँ लिमिट जो है वो है ऑन दी ईयर्स, 8 साल तक का जो भी इंटरेस्ट वगैरह कंपोनेंट है वो एलिजिबल है। अगला सेक्शन आता है 80EEA, बस इतनी सी बात है। और देखिए ई सीरीज में जहां भी ब्याज की बात आएगी वहां यह है कि लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर सेक्शन में ये बात आएगी, 80E, EEA, EEB वगैरह सब में बात आएगी दैट द लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, लोन पे जो भी ब्याज बना ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। एक शब्द और है कि हायर एजुकेशन क्या होता है, तो हायर एजुकेशन इज बेसिकली एनी कोर्स ऑफ एजुकेशन आफ्टर 12th के बाद जो भी कोर्स ऑफ एजुकेशन कर रहे हो विच इज एफिलिएटेड, वो हायर एजुकेशन है। इट मे बी इन इंडिया, इट मे बी इवन आउटसाइड इंडिया, दैट इज एलिजिबल। अगला सेक्शन आता है 80EEA। तो 80EEA के अंतर्गत ऐसा दिया हुआ है कि एलिजिबल असेसी इज एन इंडिविजुअल, मे बी अ रेसिडेंट, मे बी अ नॉन रेसिडेंट, इट्स एन इंडिविजुअल। आपने लोन लिया है, लोन पे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, लोन पे ब्याज, पर लोन काय के लिए लिया, तो लोन यहां पर है मकान के लिए। व्हाट इज द एलिजिबल नेचर ऑफ लोन, मकान। तो अभी था एजुकेशन, अब है हाउसिंग। हाउसिंग लोन पे जो ब्याज है वो ब्याज एलिजिबल है। अब आप बोलोगे सर हाउसिंग लोन का ब्याज तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी एलिजिबल होता है सेक्शन 24 में, पर वहां पे लिमिट होती है ना 2 लाख रुपए की, 2 लाख से ऊपर का ब्याज हो गया तो वो यहां क्लेम कर लो। मान लो आपका 3 लाख रुपए का ब्याज बनता है तो 2 लाख का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले लो, बचे हुए 1 लाख का ब्याज का डिडक्शन यहां ले सकते हो। यहां की अपर लिमिट है 1.5 लाख रुपए। इन दिस सेक्शन मैक्सिमम इंटरेस्ट विच वुड क्वालिफाई इज 1,50,000। अगेन यहाँ लोन लिया होना चाहिए इन डेट्स के बीच में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच में। जो मकान लिया है उसकी स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए हाउसिंग लोन लिया ना वो मकान, उसकी स्टैंप वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगली चीज आती है ऑलरेडी एसएससी के पास कोई मकान नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। तो बेसिकली न्यू होम बायर्स के लिए है जो अभी घर वर खरीद रहे हैं अपने लिए और कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, 45 लाख रुपए तक का मकान है, तो अगर कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है, ये हाउसिंग लोन पे जो ब्याज है वो एलिजिबल है। अगर लोन 19-20 से 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 के बीच में लिया है, लोन इज टेकन फॉर हाउस जिसकी गाइडलाइन वैल्यू स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपए तक है, एंड ऑलरेडी एसएससी के पास कोई मकान नहीं है,
ये सब कंडीशन फुलफिल होती है तो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट एलिजिबल होगा. ऑफ कोर्स देयर विल बी नो डबल डिडक्शन. तो अगर आप ऑलरेडी इस इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले चुके हो तो इसी इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा. एक ही अमाउंट पे दो बार डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगला सेक्शन आता है ATEEB. अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया और उसी की बातें चलती है काफी. तो उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया, मकान, गाड़ी और तीसरी चीज है पढ़ाई, इन तीनों चीजों के लिए एजुकेशन ATE, मकान ATEEA और इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके लिए ATEEB. अब ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेता है, इट में बी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बोथ वेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर लोन लेता है फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो ब्याज है उसके ऊपर ATEEB में डिडक्शन मिलेगा. ब्याज की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, साल का 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा. लोन लिया जाना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23. तो उनकी कट ऑफ डेट है 31 मार्च 23 एंड डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा. मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके बिजनेस का व्हीकल है तो हाउ बिजनेस हेड में आप ऑलरेडी डिडक्शन ले रहे हो एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ब्याज का डिडक्शन वहां ले रहे हो तो यहां नहीं मिलेगा. 2 बार एक ही अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा इनने यहां पर लिखा है. अगला सेक्शन आता है ATG. ATG सेक्शन जो है दैट इज अबाउट डोनेशन टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. वी ऑल नो इट. Who is the eligible assessee is all type of assessee, individual, HUF, AOP, BOI, company, firm, resident, non-resident, every category of person is eligible under ATG. What is eligible under ATG is any sum of money. आपने डोनेशन दिया, क्या पैसे दिए, पैसे दिए डोनेशन के रूप में, you are the donor. आप एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा और वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट ATG में दी गई है. ये जो लिस्ट ATG में दी गई है, ये लिस्ट के हिसाब से उनने कैटेगरीज बनाई हैं. अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो विच इज कवर्ड अंडर 100% विदाउट लिमिट, 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, तो इनमें कुछ 18 इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं. इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100%. जितना भी डोनेशन देते हो उतना पूरा 100% विदाउट एनी अपर लिमिट. उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है. जितना भी डोनेशन देते हो विदाउट एनी अपर लिमिट 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा. इसमें लास्ट आइटम थोड़ा सा ध्यान रख लो, PM केयर्स फंड. अभी बहुत सारे लोगों ने पिछले सालों में कोरोना के समय खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में डोनेशन दिया तो उसका डिडक्शन मिलता है 100% विदाउट एनी अपर लिमिट. फिर उसके बाद आता है 50% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. तो अगर आप इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इनमें से किसी फंड को आप अगर डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 50% विदाउट एनी अपर लिमिट. तो 10 लाख रुपए का डोनेशन दोगे 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 50% बट देयर इज नो अपर लिमिट. फिर उसके बाद आता है अगर आप डोनेशन देते हो इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन को तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100% बट देयर इज एन अपर लिमिट. मैक्सिमम डोनेशन की एक लिमिट है, वो लिमिट मैं समझाता हूं, क्वालिफाइंग लिमिट क्या है वो समझाता हूं. तो यहां पर क्वालिफाइंग लिमिट है, यू विल गेट अ डिडक्शन 100% बट विद इन दैट क्वालिफाइंग लिमिट. तो ये अगला नाम दिया हुआ है. इन इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह, इनको आप डोनेशन देते हो तो डिडक्शन मिलेगा 100% बट सब्जेक्ट टू अपर लिमिट. एंड मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट. तो अगर आप डोनेशन देते हो ऐसे इंस्टीट्यूशन को जहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा 50% एंड देयर इज एन अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है, तो 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट की कैटेगरी है. बेसिकली जो भी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने आसपास है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, तो वो पहला ये नाम लिखा हुआ है जो मैंने लिखा भी है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस फॉल इन दिस कैटेगरी. तो इनको अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 50% बट देयर इज अ क्वालिफाइंग लिमिट, अपर लिमिट. अब ये अपर लिमिट ऑपरेट कैसे होगी, देखो ये ऑपरेट होगी 3 स्टेप्स में.
स्टेप 1 है, सबसे पहले निकालो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है इसका 10% करो। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड वगैरह वगैरह, जो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, लॉटरी, ठीक है, माइनस ऑल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G। तो 80G छोड़कर बाकी सारे डिडक्शंस दे दो, जो फिगर आएगा वो कहलाएगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का करो 10%, इससे जो फिगर आएगा वो कहलाएगा क्वालिफाइंग लिमिट। ये जो क्वालिफाइंग लिमिट आया ये एक फिगर हो गया। दूसरा फिगर हो गया एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो आपने सच में डोनेशन दिया, ठीक है। तो एक फिगर हो गया दैट इज the 10% of adjusted gross total income, that is the qualifying limit, जो upper limit है। maximum donation what you can give is only up to 10%। तो एक हो गया qualifying limit, दूसरा हो गया actual expenditure, whichever is less, whichever is less। तो आपको ये आ गया फिगर। अब इसके ऊपर आपको लगाना है परसेंटेज। दो कैटेगरी देखी ना अपन ने, 100% एंड 50%। तो अगर आप 100% कैटेगरी में हो तो डिडक्शन 100% मिलेगा, 50% कैटेगरी में हो तो डिडक्शन 50% मिलेगा। अभी देखो पहला जो था वो था 100% विदाउट लिमिट, तो यहाँ वो कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे जितना डोनेशन है माइनस कर देना। दूसरा कैटेगरी आपने देखा 50% विदाउट लिमिट, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जितना डोनेशन है उसका 50% माइनस कर देना। तीसरी कैटेगरी है 100% विद इन क्वालिफाइंग लिमिट, तो यहां पहले वो निकालनी पड़ेगी क्वालिफाइंग लिमिट, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट स्टेप 1। स्टेप 2 में करना डोनेशन और दिस लिमिट विच एवर इज लेस, और स्टेप 3 में लगा देना उस पर 100%। ऐसा मैंने ये एक डायग्राम से प्रेजेंट कर दिया। अगर आपका डोनेशन इस कैटेगरी का है दैट इज 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, तो पहले निकालना एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, फिर निकालना है उसका 10% विच इज क्वालिफाइंग लिमिट, दैट फिगर और एक्चुअल डोनेशन विच एवर इज लेस, और फिर उसके बाद उस पर 50% लगा देना, तो ये हो गया 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह आपने डेफिनेटली इस पे किए होंगे, थोड़े प्रैक्टिस करने चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में ये नहीं दिया गया कि हमने डोनेशन जो इंस्टीट्यूट को दिया वो किस कैटेगरी का है, तो क्या करें। तो उसका एक सिंपल आंसर है कि टेक अ सूटेबल अजम्पशन, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो टेक 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। कुछ भी समझ नहीं आए तो वो कैटेगरी में चले जाना, दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट अजम्पशन, 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, उस कैटेगरी में डिडक्शन दे देना। अभी ये हो गया 80G। अब विद 80G डन, द नेक्स्ट सेक्शन कम्स आउट इज 80GG। 80GG का जो एप्लीकेशन है वो बड़ा लिमिटेड है, and 80GG basically comes into being in respect of the rent of house. Who is the eligible assessee is an individual. अगर कोई इंडिविजुअल अपने मकान का किराया देता है तो मकान के किराए पर उसको 80G का डिडक्शन मिलता है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास खुद का मकान है तो आपको ऑलरेडी सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, 80C वगैरह में आपको प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन मिलता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हो और आपको HRA मिल रहा था तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में HRA से संबंधित डिडक्शन मिल जाता है। HRA का डिडक्शन आपको पता होगा, दैट इज एक्चुअल HRA रिसीव्ड और रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। पर अगर आपको HRA भी नहीं मिल रहा है, किराए के मकान में रहते हो, HRA नहीं मिल रहा है, तो आपको किराए पे कोई डिडक्शन मिलना चाहिए। तो उनने कहा बिल्कुल हम डिडक्शन देते हैं 80GG में। एज पर दिस सेक्शन 80GG यू गेट अ डिडक्शन फॉर रेंट। ये डिडक्शन कब मिलेगा, जब आपका खुद का कोई मकान नहीं है एंड आपको HRA नहीं मिल रहा है। अगर HRA मिल रहा है तो 80GG भूल जाओ, खुद का मकान है तो 80GG भूल जाओ। तो 80GG विल अप्लाई ओनली इफ आपका खुद का भी कोई मकान नहीं है और आपको कोई HRA नहीं मिल रहा है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग में HRA सोचो, HRA में क्या होता था, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पे सैलरी तो है नहीं, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। दूसरा एक HRA में फिगर होता था
दैट वाज 40 और 50% ऑफ सैलरी। मेट्रो में होता था 50, नॉन मेट्रो में होता था 40, तो 40 और 50% ऑफ सैलरी होता था। अब वहां पे सैलरी का 40-50% था, यहां पर जो है वो है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25%। तो ये फिगर यहां लिखा हुआ है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और तीसरा वहां होता था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। अब यहाँ एचआरए तो मिल नहीं रहा है, तो तीसरा उनने एक अमाउंट का फिगर दे दिया 5000। ये 5000 से पूरा प्रोविजन की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि अपर लिमिट हो गई। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, बस 5000 रुपए। 5000 का किराया आज के समय आप सोचो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 5000 रुपए का किराया, तो तीसरा फिगर हो गया। तो अब आपको डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स। पहला है रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, दूसरा है 5000 पर मंथ, और तीसरा फिगर है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। विच एवर इज लेस आपको डिडक्शन मिलेगा। अब यहां एक छोटी सी बात यह है कि देखिए यहां पर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, एंड एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम अगेन मींस दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ऑल स्पेशल इनकम्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, वो सब हटा दो, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ऑल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80GG। ऐसी डेफिनेशन जो थी ना एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की 80G में भी थी, पर 80G की डेफिनेशन में था ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G, और यहां है ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG, जो कि ऑब्वियस सी बात है। 80GG छोड़कर सारे डिडक्शंस ले लो तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो वो यहां दिया हुआ है, ठीक है। एनीवेज, अब आपको मकान के किराए का डिडक्शन मिलेगा। किराए का डिडक्शन लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स जैसा मैंने बताया वो मिल जाएगा। अगला जो अपना सेक्शन आता है वो है सेक्शन 80GGA। ये सेक्शन का बेसिक यूज जो है वो है साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप डोनेशन देते हो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल अगर डोनेशन देता है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, तो उसको बिजनेस हेड में सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाता है। पर अगर कोई नॉन बिजनेसमैन है वो डोनेशन देता है टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, तो उसको सेक्शन 35 में डिडक्शन नहीं मिल पाता है। उसको डिडक्शन कहां मिलेगा? हु इज द एलिजिबल असेसी? एनी हु इज अ नॉन बिजनेस प्रोफेशन असेसी, ऐसा असेसी जो बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा है। ऐसा असेसी जो बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा है और वो डोनेशन देता है टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, तो उसको डिडक्शन मिलेगा 80GGA में, और यहां डिडक्शन मिलेगा 100%। जितना भी वो डोनेशन दे रहा है 100% डिडक्शन मिलेगा। पर यहाँ एक उनका कैश को रिस्ट्रिक्ट करने का आइडिया है, तो उनका कहना है कि 2000 से ऊपर का अगर आप डोनेशन दे रहे हो, सो दैट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। एक्चुअली ऐसा 80G में भी लिखा हुआ था कि 2000 से ऊपर का डोनेशन दे रहे हो तो इट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। तो 2000 की लिमिट है यहाँ पर सभी सेक्शंस में, काफी सारे में, डोनेशन वाले में 80GGA में कि 2000 से ऊपर का डोनेशन है तो इट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। अगला सेक्शन जो आता है वो है 80GGB। अब ये जो सेक्शन है 80GGB और 80GGC, ये है डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। सो इफ यू गिव अ डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी और इफ यू गिव अ डोनेशन टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी डोनेशन आप दे रहे हो उस डोनेशन के ऊपर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सो दैट इज द बेसिक थीम 80GGB, 80GGC। एनी डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट 100% जितना भी डोनेशन दे रहे हो डिडक्शन मिल जाएगा। अभी यहां पर उनका कहना है दैट दिस डोनेशन शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। यहाँ पे वो लिमिट भी नहीं है कोई 2000 रुपए की, 1 रुपए का भी डोनेशन है तो इट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश। दैट इज 80GGB एंड GGC। उसके बाद अगला सेक्शन आता है 80JJAA। तो ये सेक्शन डील करता है एम्प्लॉयमेंट से। अगर कोई टैक्स ऑडिट असेसी है, आपको पता होगा ना टैक्स ऑडिट का सेक्शन, बिजनेस हेड, तो टैक्स ऑडिट असेसी अपने यहाँ नए एम्प्लॉयज रखता है, तो उन नए एम्प्लॉयज की जो भी सैलरी है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उनकी जो सैलरी है, उस सैलरी का 30% आपको डिडक्शन मिलता है फॉर 3 इयर्स। बेसिकली आपने नए एम्प्लॉय रखे,
तो नए एम्प्लॉय की जो भी सैलरी आप पे कर रहे हो उस सैलरी के ऊपर आपको एक एडिशनल डिडक्शन है 30% फॉर 3 years. दैट इज द फिलोसॉफी. अभी यहाँ पर एक ही कंडीशन है दैट द पेमेंट शुड बी बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय कैश. तो उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है पेमेंट शुड बी बाय चेक, ड्राफ्ट, ECS, other prescribed mode of payment. So that is the section which is there. 80JJAA. If you have kept any new employee, if you have kept any additional employee, तो उस additional employee की सैलरी का आपको 30% डिडक्शन मिलेगा. यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कंडीशंस हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय ये होता है ये नहीं होता है, तो वो देखा जाना चाहिए. उनका कहना है कि देखिए एडिशनल एम्प्लॉय एक्सक्लूड्स, दे हैव just excluded certain category of employees. So I'll just take you to that list. उनका जो basic theme है, yes, 80JJAA. उनका ये कहना है कि एडिशनल एम्प्लॉय में ये एम्प्लॉयज एक्सक्लूडेड है. एम्प्लॉय हुज पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन बाय गवर्नमेंट अंडर द EPF-MP एक्ट. गवर्नमेंट अगर पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यू कैन से, तो उसमें जो है वो एक्सक्लूडेड है. या ऐसा एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड में कवर होता है तो वो एक्सक्लूडेड है. एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है वो एक्सक्लूडेड है. और अगर एम्प्लॉय ने साल में 240 दिन काम नहीं किया, ही इज़ नॉट एम्प्लॉयड फॉर 240 days, तो वो एक्सक्लूडेड है. हालांकि वो 240 दिन से कम काम करता है तो इस साल एक्सक्लूड हो जाएगा, पर अगले साल में एलिजिबल हो जाएगा. वैसे ये लिमिट 240 दिन है, कुछ इंडस्ट्रीज में ये लिमिट 240 की जगह हो जाती है 150, तो दैट विल बी एलिजिबल, राइट. ठीक है. अपेरल फुटवेयर इंडस्ट्री में दिस लिमिट इंस्टेड ऑफ 240 शुड बी 150 days. तो 150 दिन काम कर लेता है तो एलिजिबल है, अदरवाइज ही इज नॉट एलिजिबल. उसकी सैलरी का 30% फॉर 3 years यू कैन क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA सेक्शन. अब ये हो गया पेमेंट बेस्ड सारे डिडक्शन. इनकम बेस्ड डिडक्शन भी क्विकली देखे जाने चाहिए. इनकम बेस्ड डिडक्शन में एक आता है 80TTA. एज पर द सेक्शन 80TTA एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल HUF अदर देन अ सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन का सेक्शन आपको पता है 80TTB होता है. सो एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल HUF. अकाउंट है यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक. FD एलिजिबल नहीं है. इंडिविजुअल HUF जो सीनियर नहीं है उसका एक सेविंग बैंक अकाउंट है. सेविंग बैंक अकाउंट पे उसको आता है ब्याज. तो ये जो ब्याज उसको आ रहा है ये ब्याज यहाँ पर एलिजिबल है और डिडक्शन मिलेगा उसको जितना भी ब्याज आया अप टू ₹10,000. सेविंग बैंक अकाउंट बैंक के साथ हो, पोस्ट ऑफिस के साथ हो, सेविंग बैंक इंटरेस्ट अप टू ₹10,000 इज एलिजिबल अंडर 80TTA. 80TTB में सीनियर सिटीजन एलिजिबल है. सीनियर सिटीजन जो है अगर उसका कोई सेविंग बैंक या FD या कोई भी अकाउंट है, सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग बैंक एज वेल एज FD बोथ आर एलिजिबल. उनके केस में अगर उस पर इंटरेस्ट आता है साल का 50,000 रुपए तक का, तो 50,000 रुपए साल तक का इंटरेस्ट एलिजिबल है. सेविंग बैंक और FD दोनों का इंटरेस्ट 50,000 तक का एलिजिबल है. तो अगर देखो नॉन सीनियर है तो 80TTA लगाना, वहां पे सिर्फ सेविंग बैंक एलिजिबल है. सीनियर है तो 80TTB लगाना, वहां पर जो है वो FD और सेविंग वगैरह सब एलिजिबल है. 50,000 की लिमिट है. उसके बाद अगला सेक्शन आता है 80M. ये डील करता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड. तो अगर एक कंपनी ने डिविडेंड दिया, ठीक है, से A लिमिटेड ने डिविडेंड दिया B लिमिटेड को, तो ऐसी परिस्थिति में जो B लिमिटेड को डिविडेंड मिला है वो A लिमिटेड से मिला है, तो उनका कहना है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता है. आइडिया ये है कि देखो B लिमिटेड भी कभी ना कभी डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर XYZ को. जिस दिन XYZ के हाथ में ये आएगा उस दिन टैक्स लगेगा. नहीं तो ऐसे तो चेन में A लिमिटेड B लिमिटेड को डिविडेंड दे, B लिमिटेड C लिमिटेड को दे, हर स्टेज पे अगर आप टैक्स कर लोगे तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाएगा. तो दे हैव गिवन दिस एग्जम्पशन कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड में टैक्स नहीं लगेगा. सो हु इज द एलिजिबल असेसी? डोमेस्टिक कंपनी. उनको डिविडेंड मिला फ्रॉम अ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी. मैं डोमेस्टिक कंपनी हूं B लिमिटेड, मुझे A लिमिटेड से डिविडेंड मिला. अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में जितना भी डिविडेंड मिला
टू दैट एक्सटेंट मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। बेसिकली जो डिविडेंड मिला वो एग्जम्प्ट है, उसको लिखने का तरीका है कि भाई जो डिविडेंड मिला टू दैट एक्सटेंट मुझे 80M में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन इज अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड अर्न्ड, जितना डिविडेंड मिला वो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। एज डज नॉट एक्सीड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, उनका ये कहना है कि डिविडेंड जो कमाया वो एलिजिबल है, बट दैट कैन नॉट एक्सीड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कमाया मैंने 10,000 और डिविडेंड दे दिया 25,000, तो ऐसा नहीं होगा 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, जो डिविडेंड कमाया उसी का डिडक्शन मिलेगा। सो दैट इज द बेसिक थीम विच इज देयर। अगला सेक्शन आता है 80 QQB। तो QQB सेक्शन में हु इज द एलिजिबल असेसी इज रेसिडेंट इंडिविजुअल। किताब लिखने पे सेक्शन है QQB। तो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल कोई किताब लिखता है, किताब लिखनी है उसको एक तो किताब की डेफिनेशन उन्होंने दी है कि केवल इन्हीं टॉपिक पे होनी चाहिए, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस, इन्हीं सब्जेक्ट पे किताब होनी चाहिए। दूसरा उनका ये कहना है कि किताब होनी चाहिए कोई ब्रोशर या कमेंट्री, डायरी, गाइड, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, टेक्स्ट बुक, स्कूल ट्रैक्ट्स या अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर नहीं होना चाहिए। किताब होना चाहिए, कोई ब्रोशर, पैम्पलेट वगैरह, न्यूज़ क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ बुक। वो बुक आपने लिखी, वो बुक को लिख के आपको रॉयल्टी मिलती है। वो जो रॉयल्टी मिलती है, या तो बुक का कॉपीराइट ही पूरा बेच दोगे तो लमसम मिल जाएगा, लमसम जो मिल जाएगा वो भी एलिजिबल है, या बुक को के ऊपर रॉयल्टी मिलती है कि जितनी कॉपी बिकेगी उतना पैसा मिल रहा है, तो वो रॉयल्टी अगर आपको मिल रही है वो भी एलिजिबल है। तो किताब को सरकार प्रमोट कर रही है, ऑथरिंग अ बुक को प्रमोट कर रही है। इफ़ यू राइट अ बुक ऑन दीज सब्जेक्ट्स, लिटरेचर, आर्ट और साइंस, तो उसके ऊपर जो भी बुक आप लिख रहे हो उसके जितनी भी इनकम हो रही है आपको किताब लिख के, वो एलिजिबल है अप टू द मैक्सिमम लिमिट अंडर दिस सेक्शन 3 lakhs। यहाँ लिमिट है पर असेसी पर एनम। तो साल में जितनी भी आप किताब लिख रहे हो सब पे जो इनकम हो रही है वो इनकम अप टू ₹3 lakhs इज एलिजिबल अंडर दिस सेक्शन। साल की लिमिट है 3 लाख रुपए। दैट इज द थिंग। यहाँ पे एक दो छोटी छोटी बातें हैं कि डिडक्शन ऑथर को भी मिलेगा, कोई जॉइंट ऑथर, को ऑथर है तो उसको भी मिलेगा। तो 3 लाख का डिडक्शन ऑथर ले ले, 3 लाख का डिडक्शन को ऑथर ले ले, ऑब्वियसली वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब अगला सेक्शन आता है 80 RRB। 80 RRB में जो एलिजिबल असेसी है वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल। 80 QQB में डिडक्शन था किताब लिखने पे, RRB में डिडक्शन है कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाने पे। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो विच इज पेटेंटेड, आपने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन वगैरह कर दिया, पेटेंटेड प्रोडक्ट बना दिया, तो आपको उसकी रॉयल्टी पे और उसकी कॉपीराइट को बेचने पर जो इनकम होगी वो एलिजिबल है। तो आपने मान लो कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाया और उसका कॉपीराइट किसी को बेच दिया, लमसम अमाउंट मिल गया, दैट इज एलिजिबल। या आपने कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाया, उस फॉर्मूला से कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ प्रोडक्शन कर रही है और आपको रॉयल्टी दे रही है कि जितना बिकेगा उसका परसेंटेज आपको मिल रहा है, तो वो भी एलिजिबल है। जितना भी इनकम आपको होती है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹3 lakhs। इस सेक्शन की लिमिट है 3 lakhs, तो 3 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी इनकम है अप टू ₹3 lakhs पर असेसी पर एनम डिडक्शन मिल जाएगा। अगला सेक्शन आता है 10AA। सेक्शन 10AA डील्स विथ यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिचुएटेड है, तो आपको अंडर द सेक्शन 10AA डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो अभी कोई कॉर्पोरेट असेसी है, इन्फोसिस है, TCS है, दे हैव देयर यूनिट इन SEZ, तो उनको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA। यहाँ पे एलिजिबल असेसी कोई भी हो सकता है, इट मे बी अ कंपनी और मे बी अ नॉन कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकता है, लाइक एन इंडिविजुअल, HUF एक्सेट्रा, वो भी हो सकता है। आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप SEZ की यूनिट में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड इट इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। यहां पर एक शब्द होता है एलिजिबल प्रॉफिट। तो एलिजिबल प्रॉफिट पे आपको डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है कि जो आपका SEZ की यूनिट का प्रॉफिट है, वो SEZ की यूनिट के प्रॉफिट को आप टर्नओवर के रेशो में बांट लो। SEZ की यूनिट का टोटल टर्नओवर, मार्क माय वर्ड्स, SEZ की यूनिट का टोटल टर्नओवर, और न्यूमरेटर होगा SEZ की यूनिट का एलिजिबल टर्नओवर। एलिजिबल टर्नओवर मतलब
आपने जो भी गुड्स एसीजेड की यूनिट ने बेचे या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की, या तो वो आउटसाइड इंडिया बेची या वो एसीजेड टू एसीजेड बेची, ठीक है। सो इट इज आइदर एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया और इट इज विद इन इंडिया, बट यू कैन से इन एन एसीजेड। अगर ऐसा किया है और उस पैसे को कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आप विद इन टाइम लेकर आ गए, तो आपको इस सेक्शन में एग्जम्पशन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिलेगा देखो, पहले 5 सालों में 100%, अगले 5 सालों में 50%, और वो 50% में भी आपको कुछ एसीजेड रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखो, रियल लाइफ में आपको ये 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप एलिजिबल यूनिट का प्रॉफिट निकालो, ये जो वर्ड है ना, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो एलिजिबल एसीजेड की यूनिट का प्रॉफिट निकालो। ये जो प्रॉफिट आया इसको आपको बांटना पड़ेगा इस फॉर्मूला में, इसको हम लोग कहते हैं ईटी, एलिजिबल टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर, ईटी बाय टीटी के रेशो में बांटना पड़ेगा। वो करने के बाद फाइनली पहले 5 सालों में इस एलिजिबल प्रॉफिट का 100% और अगले 5 सालों में एलिजिबल प्रॉफिट का 50%, तो 100% और 50% हमको डिडक्शन मिलेगा। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। तो ये आखिरी सेक्शन है, इसके साथ चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन सेक्शंस मैंने कोशिश की रिवाइज कराने की। ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, फोकस ऑन एग्जाम, बी एनालिटिकल while giving the exam. Best wishes to all of you. Thank you very much.